हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, मैं थर्मोडायनामिक्स में रिलेटेड आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो इसमें मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, एंट्रोपी। इसमें हम लोग एंट्रोपी के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक नॉलेज है, उसको अभी देखेंगे। और इसी सीरीज में मैं आपको और कई ढेर सारे वीडियो भी दूंगा। इससे आपको एंट्रोपी के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाएगी। एंट्रोपी पढ़ने से पहले हम लोगों को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो कंक्लूजन है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को पता होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो कंक्लूजन था वो क्या था कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी हैज़ थ्री वैल्यूज। तो साइक्लिक इंटीग्रल है डेल क्यू बाई टी, उसकी तीन वैल्यूज होती हैं। पहला कि जो डेल क्यू बाई टी है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी, वो ग्रेटर देन क्या हो, जीरो हो, या इक्वल टू जीरो हो, या लेस देन जीरो हो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लैसियस इनइक्वालिटीज। क्लैसियस इनइक्वालिटीज। ओके। तो जब ये तीनों का क्या मतलब है, यदि ये डेल क्यू बाई टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल साइकिल। क्या है? इम्पॉसिबल साइकिल है। यदि इक्वल टू जीरो हो जाता है तो इसको बोलते हैं इटर्नली रिवर्सिबल साइकिल। लेकिन पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जा रहे हैं इतने तो। यदि लेस देन इक्वल टू यदि लेस देन जीरो होता है तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल साइकिल। ओके। ये तीन पॉइंट है, तीनों आप लोगों को शायद समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या, एंट्रोपी। एंट्रोपी की शुरुआत में मैं कुछ केस वन लेते हैं। इसमें कुछ एजम्पन्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। धीमे धीमे हम उन एजम्पन्स को दूर करते रहेंगे और डीपली इंटर करेंगे। केस वन क्या है? केस वन का एजम्पन्स है कि हम लोग हमारा जो सिस्टम होगा, सिस्टम शुड बी क्लोज्ड सिस्टम। हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए? क्लोज सिस्टम होना चाहिए। फिर आता है एजम्पन्स हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लेके या कुछ समझते हैं कि एंट्रोपी कहाँ से डेवलप हुई, कैसे हुई। ये एक्सिस है, एक्स एंड, मान लीजिए दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक्सिस हैं, एक्स और वाई एक्सिस। ये दो प्रॉपर्टी हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। एक को स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्रोसेस होता है वन से, एक प्रोसेस है जो वन से टू होता है, वन से टू। प्रोसेस को नाम दे देते हैं ए। ओके। तो आप लोग पता होगा कि ये क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है? ये इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं। तो जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट होता है वो क्या होता है? इंटरनली रिवर्सिबल। इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके। तो 1A2 जो प्रोसेस है वो क्या है? इंटरनली रिवर्सिबल है। 1A2 इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर एक और प्रोसेस है 221, जिसको नाम दिया गया है बी। तो जो 2B1 है ये भी क्या है? सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट है। ये भी क्या होगा? इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। दो प्रोसेस आ गए। अब चूंकि हम लोगों को पता है क्या, प्रोसेस इनइक्वालिटीज से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि
क्योंकि ये भी क्या है, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो 1A2B1 ये क्या होगा, 1A2B1 ये क्या होगा, ये इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल बन जाएगा। इंटरनली रिवर्सिबल क्या है, एक साइकिल हो गया। साइक्लिक के लिए हम लोग क्या पढ़े थे क्लेसियस इनक्वलिटीज में, जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है डेल क्यू बाई टी का रिवर्सिबल, इंटरनली रिवर्सिबल के लिए क्या होता है, इक्वल टू ज़ीरो होता है। इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिए, तो ये जो होगा डेल क्यू बाई टी किसके लिए, 1A2 के लिए, प्लस डेल क्यू बाई टी ये किसके लिए, 2B1 के लिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो के। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ऐसे ही हम लोग एक और प्रोसेस लेते हैं, 2 to 1, 2 to 1 एक और प्रोसेस ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं सी। इसके लिए भी जब हम सेम इक्वेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या है, साइक्लिक रिवर्सिबल साइक्लिक है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ 1A2C1 डेल क्यू बाई टी क्या हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, 1A2 डेल क्यू बाई टी प्लस 2C1 डेल क्यू बाई टी इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। इक्वेशन नंबर 2। चूंकि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का जो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड पार्ट है वो क्या है, ज़ीरो है, तो जो लेफ्ट हैंड पार्ट है वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसको क्या लिखते हैं हम, एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1A2 डेल क्यू बाई टी प्लस इंटीग्रल ऑफ 2B1 डेल क्यू बाई टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी 1A2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी 2C1। ये आएगा, ये आपस में ही लड़ भिड़ के ख़त्म हो जाएंगे। बचेगा कौन कौन, डेल क्यू बाई टी 2B1 इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी 2C1। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देखिएगा, इसको इस पे अभी हम लोग वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना। आप लोग इसको मुझे बताइएगा, कोशिश करिएगा बिल्कुल जवाब देने का। कि मान लीजिए ये दो एक्सिस हैं, ये दोनों एक्सिस दो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को। एक है V यानी वॉल्यूम, एक है प्रेशर, और ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस मान लेते हैं 1 से 2, ये एक प्रोसेस है। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब है, यहाँ पे कितना है, 3 मीटर क्यूब है। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए जो डेल्टा V है, वन प्रोसेस, डेल्टा V इसके लिए, और 1A2 इसके लिए क्या होगा, V2 माइनस V1, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 मीटर क्यूब। ओके सही। फिर बोलता है एक और प्रोसेस है 1 से 2 के लिए, 1 से 2 एक और प्रोसेस है B। इसके लिए यदि पूछता है कि डेल्टा V कितना होगा, 1B2, तो इसके लिए भी कितना होगा, V2 माइनस V1, 3 माइनस 1, 2 मीटर क्यूब। मतलब जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। इससे क्या हमें देखने को मिला,
कि जैसे वॉल्यूम क्या है, प्रॉपर्टीज है, तो जो प्रॉपर्टीज होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो स्टेट फंक्शन होती है। वो पॉइंट टू पॉइंट डिपेंड करती है कि जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन क्या है उसी पर डिपेंड करती है। वो कौन से पाथ से उस प्रोसेस को किया जा रहा है उस पर कोई मतलब नहीं है, कोई भी डिपेंडेंस नहीं होता। इसी तरह जब हम इस टर्म को देखते हैं तो क्या है, पाथ दोनों का अलग अलग है, लेकिन ये क्या है, इनकी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, सेम है। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ये इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी है, ये क्या है, ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है जिसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1865 में जो क्लैसियस हैं थे, इन्होंने बताया कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है, डेल्टा एक्स प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रॉपी बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एस से। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा एस है, इंटीग्रल डेल्टा क्यू बाई टी, ये किसके बराबर होगा, डेल्टा एस को। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो डेल्टा एस है वो इक्वल टू होगा डेल्टा क्यू बाई टी के। ओके, इतना जहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका एक और पार्ट आप लोगों को बताता हूँ। ये हो गया। अब जो है एस क्या है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या होता है, पॉइंट या स्टेट फंक्शन। ओके, जो पॉइंट फंक्शन होता है वो क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है उसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ एंट्रोपी। अच्छा, इसके एजम्पशंस क्या क्या थे, आप लोग बता सकते हैं क्या, एजम्पशंस क्या क्या थे। पहला एजम्पशंस क्या था, पहला एजम्पशन था कि क्लोज सिस्टम होगा, क्लोज सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल होगा। सेकंड एजम्पशन था ये इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल या इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस में ही अप्लाई होगा। साइकिल नहीं, हम इसको प्रोसेस बोलते हैं। तो इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस है, वहां पे ही ये अप्लाई होगा। ओके, तो इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ एंट्रोपी क्या हो गया, डेल क्यू बाई टी। अब यदि इसको डिफ्रेंशिएट करें तो जो डिफरेंशियल फॉर्म आएगा डी एस इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, डेल क्यू बाई टी। कंडीशन क्या लिख सकते हैं, इंटरनली रिवर्सिबल, ये भी इंटरनली रिवर्सिबल, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस में ही ये अप्लाई होगा। तो ये आप लोगों को आ गया बेसिक। इसमें मैं आप लोगों को कुछ कंक्लूजन बताऊंगा, बिल्कुल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कंक्लूजन, हाँ, तो कंक्लूजन में जो है फर्स्ट कंक्लूजन है कि फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग एन इनिशियली रिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन तो मैं भी आप लोगों को बता चुका हूँ और फिर से बता दूंगा, लेकिन जो इसमें ध्यान देने योग्य बात है, जो आपको दिमाग में रखना है, वो क्या है कि एक क्लोज सिस्टम के लिए है, क्लोज सिस्टम होना चाहिए और
इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। तीन चीज़ें हैं, ये होना जरूरी है। और इसका जो इक्वेशन आएगा, इक्वेशन क्या आएगा ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इक्वेशन है आपका डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल क्यू वाई टी। ये आ गया आपका एंट्रोपी का इक्वेशन। कौन सा? इंटीग्रल फॉर्म, क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एंट्रोपी इक्वेशन। जो आप लोग सेकंड कंक्लूजन क्या है, एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ स्टेट फंक्शन एंड एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बिल्कुल आप लोग इसको एकदम याद रखिएगा। थर्ड है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी, ये भी बता चुका हूँ। इसको क्या बताया था, डी एस इक्वल्स टू ds इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी। इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। तो अभी के लिए तीन है, उसके बाद कुछ देर में हम और आगे पढ़ के फिर हम नेक्स्ट दो कंक्लूजन है इनको भी कंक्लूड कर देखते हैं। एक बार कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, प्रोसेस हो गया था। अच्छा, आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल आप लोग इसका कोशिश करिएगा कि जवाब देने के लिए। क्वेश्चन ये है कि ये जो दो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं एक्स एंड वाई, ओके, और ये प्रोसेस था 1A2, ये प्रोसेस है ये B, ठीक, ये C, और ये क्या है, ये भी एक है D। तो आप लोग बताइएगा 1A2 ये कौन सा प्रोसेस है, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। 2B1 ये भी क्या है, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। 2C1 ये भी क्या है, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। 2D1 ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस, अब इसमें मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बिल्कुल मुझे सही सही जवाब देने की कोशिश करना। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि जब 2 जाता है, जो एनर्जी जो 2 है, तो उस केस में जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस 2B1 वो कितना है, 10 यूनिट है, ओके। तो जो डेल्टा एस होगा, डेल्टा एस को क्या बोलते हैं, चलिए डेल्टा एस के पहले जो है, इससे पहले एक और मैं आप लोगों को टर्म क्लियर करता हूँ। एक और टर्म होता है, इस पे अभी आते हैं हम लोग, पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसको क्या बोलते हैं। जो ये टर्म होता है इसको भी हटा देते हैं, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज। और ये इस टर्म में जब हम ध्यान से देखेंगे, जो टेम्परेचर है, ये तो किसी बॉडी का टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा, ये कभी जीरो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ होगा ही। जो चेंजेस आएंगे वो किस में आएगा, डेल्टा क्यू में। डेल्टा क्यू पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो जो ये है, ये टर्म जो है, ये
हीट ट्रांसफ़र की वजह से, या बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र। तो हीट ट्रांसफ़र की वजह से क्या होता है, एंट्रोपी ट्रांसफ़र होता है। तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं क्या, एंट्रोपी ट्रांसफ़र। एंट्रोपी ट्रांसफ़र किसकी वजह से होता है, ये होता है ड्यू टू हीट ट्रांसफ़र। ओके, ये चीज़ थी जो हम लोगों को पता करना था। इस टर्म को बोलते क्या है, ये टर्म को आप लोग समझ गए कि ऐसा ये बोलते हैं। अब जैसा मैं आप लोगों को बता दूं कि मान लीजिए ये क्या है, ये एक सिस्टम है और सिस्टम की ये हो गई बाउंड्री। ये क्या है, ये सिस्टम की क्या है, बाउंड्री। यहाँ पे क्या हम लोग हीट दिए, क्यों हीट, हीट दिए। तो जो एंट्रोपी ट्रांसफ़र होगा, कुछ एंट्रोपी ट्रांसफ़र होगा, वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो डेल क्यू बाई टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये क्या है, ये इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो अंदर जो एंट्रोपी चेंज होगा, तो जो एंट्रोपी चेंज होगा और ये जो एंट्रोपी ट्रांसफ़र होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस केस में इंटरनली रिवर्सिबल अप्रोच सिस्टम है ये। तो आप लोग को समझ में होगी, जो एंट्रोपी चेंज होगा, जो एंट्रोपी ट्रांसफ़र होगा, वो यदि सिस्टम क्लोज है, इंटरनली रिवर्सिबल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं। अब आते हैं अपने केस में। हमारा केस क्या था कि 2 to 1 इंटरनली रिवर्सिबल, 2 to 1 ये भी इंटरनली रिवर्सिबल, सी डी वाला क्या इंटरनली रिवर्सिबल। तो पूछ रहा है बी में 10 यूनिट एंट्रोपी चेंज हुआ, तो जो सी और डी में जो एंट्रोपी चेंज होगा वो कितना होगा। तो जो डेल्टा एस होगा 2C1, ये भी क्या होगा 10 यूनिट। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक पॉइंट फंक्शन है। ये क्या है, पॉइंट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो रिवर्सिबल हो। ओके, ज़्यादातर लोग डी वाला गलत बताते हैं, लेकिन ये भी क्या होगा 10 यूनिट ही होगा। अब पूछेंगे तो अंतर क्या आएगा, ये दोनों सेम कैसे हो गए, दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस आता है एंट्रोपी ट्रांसफ़र। देख लेते हैं, डेल्टा एस 2B1 इक्वल्स टू 2B1 डेल क्यू बाई टी, डेल्टा एस 2C1 डेल्टा क्यू बाई टी, डेल्टा एस 2D1। ओके, तो इसमें डेल्टा एस क्या होगा, ये भी 10 यूनिट होगा। ये क्या होगा, ये 10 यूनिट होगा, ये भी 10 यूनिट होगा। एंट्रोपी चेंज जो होगा वो सभी का क्या होगा 10 यूनिट होगा, पॉइंट है। अब आता है एंट्रोपी ट्रांसफ़र। एंट्रोपी ट्रांसफ़र यदि रिवर्सिबल है, तो जो डेल क्यू होगा, वो जो एंट्रोपी ट्रांसफ़र है वो टोटल क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा। ये भी क्या हो जाएगा 10 यूनिट आएगा। ये भी रिवर्सिबल है, इंटरनली रिवर्सिबल, तो इसके लिए भी 10 यूनिट आएगा। लेकिन चूंकि ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा, नॉट इक्वल टू 10 यूनिट। अब ज़्यादा होगा कम होगा ये अभी हम यहाँ नहीं पता, ये हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कंफर्म है कि वो 10 यूनिट के बराबर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए जो एंट्रोपी ट्रांसफ़र है वो एंट्रोपी चेंज के बराबर नहीं होगा। मैं आप लोगों को एक हिंट देना चाहता हूँ, ठीक, आप लोग इससे समझ जाएंगे कि ये कम होगा या ज़्यादा होगा एंट्रोपी ट्रांसफ़र। ये रिवर्सिबिलिटी होती किस वजह से है, उसका रीज़न क्या है। इरिवर्सिबिलिटी फ्रिक्शन की वजह से होती है, जो इंटरनल लॉसेस होते हैं, जो टर्बुलेंस होता है, जो भी मतलब इंटरनल जो
एनर्जी जो लॉस होती है उसकी वजह से क्या होती है, इरिवर्सिबिलिटी आती है। एनर्जी लॉस का मतलब क्या है, जो हीट लॉस, अंदर जो उसके अंदर हीट है वो क्या होती है लॉस, मतलब हमने 10 यूनिट दिया यदि, तो कुछ यूनिट क्या हो गई, लॉस हो गई, तो बचा कितना, जो भी अमाउंट होगा उससे कम बचेगा, मतलब जो डेल क्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, थोड़ा कम हो जाएगी, कम हो गई, तो इसका मतलब क्या है, जो डेल्टा एस सबसे क्या हो जाएगा, ये कम। तो अभी दोनों, ये 10 कैसे आ गया, ये कैसे हो गया, यदि ये कम है, ये क्या पता चल गया हमें कि इरिवर्सिबिलिटी के केस में जो डेल क्यू बाई टी है यदि वो इरिवर्सिबल है, तो इसके केस में ये लेस देन डेल क्यू बाई टी रिवर्सिबल। जो इंटरनली रिवर्सिबल होगा उससे ये हमेशा क्या होगा, इरिवर्सिबल वाला कम होगा। ये इम्पोर्टेंट एक आप लोगों के सामने फैक्ट है, ये आगे हम लोग प्रूव करेंगे, देखेंगे कैसे होता है, अभी तो खैर नहीं देख पाएंगे। ये वर्क नहीं कर रहा था, चलो देख देख तो ये बात प्रूफ हो गई, ठीक। तो इससे जो हमारा कंक्लूजन था वो हम दो और देख लेते हैं और आज की क्लास यहीं पे खत्म। हाँ, तो हम जो है नेक्स्ट कंक्लूजन में आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन क्या था कि फॉर अ क्लोज सिस्टम undergoing an internally reversible process, entropy change take place due to entropy transfer associated with heat only। यदि इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्लोज्ड है, तो जो इंट्रॉपी ट्रांसफर होगा वो जो इंट्रॉपी चेंज है दोनों इक्वल होंगे। और यदि इरिवर्सिबल है तो उस केस में हम लोग देख भी चुके हैं, इरिवर्सिबल के केस में क्या होता है, जो एंट्रोपी ट्रांसफर होता है वो डिफरेंट होता है एंट्रोपी चेंज के, जो रिवर्सिबल, ठीक। और फिफ्थ जो लास्ट आज का जो लास्ट कंक्लूजन है वो है, सिंस एंट्रोपी ट्रांसफर इज अ स्टेट फंक्शन, हेंस एंट्रोपी चेंज बिटवीन टू गिवन स्टेट इज ऑलवेज सेम वेदर द पाथ इज इंटरनली रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। ये कुछ कंक्लूजन थे जो आप लोगों को याद रखना है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।